हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, तो आइए आरडीजीएस स्टडी सेंटर में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हम आपकी टाइम को बिना वेस्ट किए हुए आपकी फुल पति वाली क्लास कुमार गौरव सर का जो करेंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन है एक नए अंदाज में आपके सामने पेश करूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि करेंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन आपके पास पहुंचता रहे। आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं आपकी फुल पत्ती वाली क्लास 19 सितंबर 2023 क्वेश्चन नंबर 1 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 23 में किसे शीर्ष स्थान मिला है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 23 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत देश को शीर्ष स्थान मिला है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन जारी करने वाली संस्था चाइना लिखित संस्था है। कौन सी संस्था है, तो चाइना लिखित संस्था है। अगर बात की जाए कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन में कुल 154 देशों में भारत की रैंक प्रथम है और नाइजीरिया सेकेंड नंबर पे है। अगर बात करते हैं कि नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, तो अबूजा है। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। अब आइए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की मसौदा सीपीसीबी बोर्ड तैयार करती है। सीपीसीबी बोर्ड तैयार करती है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसमें 10 लाख प्लस आबादी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में 1 नंबर पे इंदौर, 2 नंबर पे आगरा और 3 नंबर पे ठाणे को शामिल किया गया है। 3 से 10 लाख वाले आबादी शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में अमरावती शहर जो महाराष्ट्र में है इसको शामिल किया गया है। अगर बात करते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक और खुशहाली की दृष्टि से भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक 126 है। भारत की रैंक 126 है। ऊर्जा संक्रमण रैंक 67वीं है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 67वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम संस्था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की रैंक इसमें 127वें नंबर पे भारत है। सर्वश्रेष्ठ राज्य का नाम बताना है जिसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है जिसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला, तो वह राज्य मध्य प्रदेश है। वह राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल की बात की जाए तो 41वां भारतीय स्थल शांति निकेतन को शामिल किया गया है। 41वां कौन सा है, तो शांति निकेतन को शामिल किया गया है। विश्व धरोहर समिति की 45वें नंबर की बैठक रियाद में हुई है जो सऊदी अरब में पड़ता है। विश्व धरोहर समिति की 45वें नंबर की बैठक रियाद में हुई जो सऊदी अरब में पड़ता है। 41वें नंबर में शांति निकेतन को शामिल किया गया है जिसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। अगर बात करते हैं कि शांति निकेतन कहाँ स्थित है, तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के एक जिला वीरभूमि जिला में स्थित है। शांति निकेतन को ही 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना किया गया। विश्व भारती विश्वविद्यालय का स्थापना 1921 में किया गया जो शांति निकेतन का ही परिवर्तित रूप है। अगर बात करते हैं कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय शहर कौन बना, तो 42वां भारतीय मंदिर होयसला मंदिर को शामिल किया गया है। 42वां में होयसला मंदिर को शामिल किया गया है जो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 42वां भारत के 42वें भारतीय स्थल में 34 सांस्कृतिक स्थल है, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिस्र। इसमें कंचनजंगा शामिल है जो सिक्किम में पड़ता है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला मात्र 3 पश्चिम बंगाल से शामिल हुआ है। एक है सुंदरवन,
सुंदरवन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। एक है दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, इसको भी शामिल किया गया है। और एक है शांति निकेतन, इसको फिलहाल ही में शामिल किया गया है, जो विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वें नंबर का भारतीय स्थल है। दुर्गा पूजा को भी शामिल किया गया है। नवीनतम अमूर्त धरोहर के रूप में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, जो 14वें नंबर की है। अब बात करते हैं कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां भारतीय स्थल कौन सा है। तो 40वां स्थल है धौलावीरा, जो गुजरात राज्य में पड़ता है। अब 39वां की बात की जाए तो 39वां है रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। 39वां है रामप्पा मंदिर और तेलंगाना राज्य में पड़ता है। आगरा का किला, एलोरा गुफा, अजंता गुफा और ताजमहल। आगरा किला, एलोरा गुफा, अजंता गुफा और ताजमहल, ये सबको 1983 में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि सांची का स्तूप इसको 1989 में शामिल किया गया। रानी का बाग इसको 2014 में शामिल किया गया है। और बोधगया को 2002 में शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में। अब ये नालंदा को 2016 में शामिल किया गया है। धौलावीरा को 2021 में शामिल किया गया है। फर्स्ट शहर यानी कि विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला शहर कौन सा है। तो पहला शहर अहमदाबाद है, जो 2017 में शामिल हुआ है। और दूसरा शहर की बात करें तो दूसरी शहर जयपुर है, इसको 2019 में शामिल किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। बांस को ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक प्रकार का घास है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला एक प्रकार का घास ग्रीन गोल्ड, इसको बांस के नाम से भी जानते हैं। विश्व बांस संगठन WBO, वर्ल्ड बम्बू ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बांस संगठन, इसका स्थापना 2005 में होता है। और इसकी मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय एंटवर्प में है, जो बेल्जियम में पड़ता है। अगर बात करते हैं बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय और EU का मुख्यालय, यूरोपियन यूनियन, नाटो का मुख्यालय और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में है, जो बेल्जियम की राजधानी है। अगर बात करते हैं कि विश्व ओजोन दिवस, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात करते हैं तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। विश्व सुनामी दिवस की बात करते हैं तो 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी दिवस। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं चापचार कूट महोत्सव को बम्बू फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। और ये मिजोरम का मुख्य फेस्टिवल है, मिजोरम का मुख्य महोत्सव है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत में होने वाली पहली MotoGP रेस के शीर्ष प्रयोजन अधिकार किसे मिला है। तो हाल ही में भारत में होने वाली पहली MotoGP रेस के शीर्ष प्रयोजन का अधिकार इंडियन ऑयल को मिला है। इसे भारत में पहली बार होगी। तो बात करते हैं कि भारत में पहली बार कहाँ होगी। तो भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा शहर के बुद्ध समिट में 22 से 24 सितंबर के बीच होगी, जिसमें 42 टीम भाग लेंगे और 84 राइडर होंगे। अब आइए बात करते हैं कि अमूल को किस खेल में भारत का टाइटन स्पॉन्सर बनाया गया है। तो अमूल को 19वां एशियन गेम जो हांगजो चीन में होगा उस खेल का भारत का टाइटन स्पॉन्सर बना है। तो कौन बना है, तो अमूल को बनाया गया है। अब बात करते हैं कि ICC जो क्रिकेट वर्ल्ड कप
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का होस्ट कौन देश कर रहा है? तो होस्ट इसका भारत करेगा। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है। और शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। शुभंकर है क्रिप्टोवर्स। अब बात करते हैं कि भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी जो 12वें नंबर की है, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी जो 12वें नंबर की है, तो कौन कंपनी है? तो आरईसी। आरईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो 12वें नंबर की कंपनी है। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी 12वें नंबर की है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। और 13वें नंबर की कौन सी कंपनी है? तो 13वें नंबर की है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 13वें नंबर की ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी है। महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस की शुरुआत। ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसकी शुरुआत भारत में हुई। जो G20 सम्मेलन हो रहा था, उसी सम्मेलन में भारत देश के द्वारा ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना। पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिलाया जाए। अब बात करते हैं कि पहली भारतीय एयरलाइंस जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से, पहला भारतीय एयरलाइंस जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल से उड़ान भरी है, उस एयरलाइंस का नाम क्या है? तो वह एयरलाइंस विस्तारा एयरलाइंस है। विस्तारा एयरलाइंस है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च की है? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल किसने लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए आईबी साथी पहल लॉन्च किया है। अब बात करते हैं कि इंडियन बैंक, तो इंडियन बैंक का स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। इंडियन बैंक का स्थापना 1907 में हुआ। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं, इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना, यानी वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब चर्चा करते हैं कि आरबीआई का स्थापना। आरबीआई की स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग समिति की सिफारिश पे हुआ। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पे 1934 एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया है। अब बात करते हैं कि आरबीआई की पहली बार राष्ट्रीयकरण कितना ईस्वी को हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण पहली बार 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 1949 को किया गया था। अब चर्चा करते हैं कि देश का पहला ट्रांजिट कार्ड जो कॉमन कार्ड है, देश का पहला ट्रांजिट कार्ड जो कॉमन कार्ड है, इसको किसने लॉन्च किया? तो इसको एसबीआई ने लॉन्च किया है। इसको एसबीआई ने लॉन्च किया है। अब आइए 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला पहला बैंक कौन सा है? 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा देने वाला पहला बैंक की बात की जाए तो पहला बैंक एयू स्मॉल बैंक है। एयू स्मॉल बैंक है। बात करते हैं कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड, भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह एयरटेल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एयरटेल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग OTG किसने लॉन्च की है? कॉन्टेक्टलेस पेमेंट वियरेबल रिंग OTG किसने लॉन्च की है? इसका सही आंसर हो जाएगा NPCI। NPCI की स्थापना एक्ट 2007 के तहत 2008 में किया गया है। NPCI की स्थापना 2008 में हुआ है। अब चर्चा करते हैं कि रिंग का निर्माण कैसे होगा। तो रिंग का निर्माण जिरकोनिया सिरेनिक के द्वारा किया जाता है। रिंग का निर्माण जिरकोनिया सिरेनिक के द्वारा किया जाएगा। NPCI का फुल फॉर्म होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम, भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हिताची कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम हिताची के द्वारा लॉन्च किया गया है। यूपीआई इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है। ओलंपिक के लोगों में कितने रिंग है? ओलंपिक के लोगों में कुल मिलाकर 5 रिंग है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने चाय फैक्ट्री के कचरे को फार्मा उत्पादों में बदला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। इसका मेन उद्देश्य है कि वेस्ट टू वेल्थ। बात करते हैं भारत का पहला जीआई टैग। तो भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है 2004 ईस्वी में। दार्जिलिंग की चाय को भारत का पहला जीआई टैग 2004 ईस्वी में मिला है। प्रोजेक्ट काटरू। प्रोजेक्ट काटरू की बात करते हैं तो इसकी लॉन्च आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। इसका लॉन्च आईआईटी प्रोजेक्ट काटरू को क्यों लॉन्च किया गया है? तो वायु प्रदूषण की जांच के लिए। वायु प्रदूषण की जांच के लिए प्रोजेक्ट काटरू को लॉन्च किया गया। अब आइए भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर कहाँ स्थापित होने जा रहा है? तो भारत के बाहर पहला आईआईटी परिसर जंजीबार में स्थापित होने जा रहा है, जो तंजानिया में स्थित है। अगर बात करते हैं कि तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तो डोडोमा। तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। और जंजीबार में जो आईआईटी स्थापित होगा उसके हेड कौन है? तो उसका हेड है प्रीति अघलयम। उसके हेड है प्रीति अघलयम। तो किस आईआईटी के सहयोग से भारत के बाहर आईआईटी परिसर स्थापित होने जा रहा है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास के सहयोग से जंजीबार में स्थापित होने जा रहा है। एनआईआरएफ में शीर्ष स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है। परम कामरूप जो सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ स्थापित हुआ है? तो यह आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित हुआ है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित हुआ है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में स्पेनिश लीग ला लीगा ने कहाँ फुटबॉल एकेडमी स्थापित करने का समझौता किया है? तो स्पेनिश लीग ला लीगा ने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ला लीगा में समझौता किया गया और स्पेनिश लीग ला लीगा ने पश्चिम बंगाल में फुटबॉल एकेडमी स्थापित करने का समझौता किया है। अब बात करते हैं कि डुरांड कप। तो डुरांड कप विजेता मोहन बगान है। मोहन बगान विजेता घोषित हुआ है और बंगाल को हराकर, यानी कि डुरांड कप विजेता मोहन बगान है और उप विजेता की बात करते हैं तो बंगाल है। एशिया का सबसे पुराना कप कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना कप मोहन बगान है। संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है और इसके विजेता है कर्नाटक और उप विजेता की बात करें तो है मेघालय। उप विजेता कौन सा? मेघालय और विजेता है कर्नाटक। फीफा महिला वर्ल्ड कप। फीफा महिला वर्ल्ड कप इसका होस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया है। इसके विजेता है स्पेन और उप विजेता है इंग्लैंड। इंटर कॉन्टिनेंटल कप यह फुटबॉल खेल से संबंधित है और इसके विजेता है भारत और उप विजेता है लेबनान। उप विजेता कौन है? तो लेबनान है और विजेता कौन है? तो भारत है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रही गिफ्ट डीड योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। अब बात करते हैं गिफ्ट डीड योजना को क्यों लॉन्च किया गया? तो संपत्ति के बंटवारे और दान देने में होने वाले जो पारिवारिक विवाद होता है उसको हल करने के लिए गिफ्ट डीड योजना को लॉन्च किया गया है। विशेष छूट क्या है इसमें? तो विशेष छूट है कि संपत्ति को दान करने में स्टाम्प शुल्क मैक्सिमम 5,000 रुपये लगेंगे। स्टाम्प शुल्क की बात की जाए तो मैक्सिमम 5,000 रुपये लगेंगे। भारत की पहली पौड टैक्सी कहाँ शुरुआत की गई? तो यह यूपी के नोएडा शहर में स्थापित किया गया है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होगा? नोएडा का फुल फॉर्म न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है नोएडा का। एशिया की पहली सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो वाराणसी। एशिया की पहली सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? तो यह वाराणसी में है। यूपी यूनिटी मॉल। यूपी में किन किन जगहों पे यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी। लखनऊ, आगरा और वाराणसी में घोषणा किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक पहल योजना LACCMI को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक पहल योजना LACCMI को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने मंजूरी दी है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। लोकेशन।
LACCMI इसका फुल फॉर्म होता है लोकेशन एसोसिएबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव। LACCMI इसका फुल फॉर्म होता है लोकेशन एसोसिएबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव। लोकेशन एसोसिएबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि परिवहन को बेहतर बनाना, यानी कि टिकाऊ, सस्ता और सुलभ उपलब्ध कराना, परिवहन को बेहतर बनाना। इसकी शुरुआत 1000 बसों से किया गया है, जो 10 साल तक चलेगा। 1000 बसों से किया गया है। ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला तक पहुँच इसकी हो सकेगी। 1000 बसों से इसकी शुरुआत किया गया है। अब बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना इसकी शुरुआत 17 सितंबर को किया गया है। इसमें 13,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें 18,000 व्यवसायियों को फर्स्ट बार में 1 लाख रुपए और सेकेंड बार में 2 लाख रुपए 5% की ब्याज दर पे मिलेगा। अमृत वृक्ष आंदोलन की शुरुआत असम से किया गया है, असम राज्य से किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।